हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में। और आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, तो बड़े ध्यान से बड़े आराम से आपको इसको लेक्चर को सुनना है। सुनना ही नहीं, समझना भी है, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास हमारे सबसे करीब होता है, सबसे नजीक होता है और सर्वाधिक कहते हैं ना कि समझने वाला जो होता है। क्योंकि भले ही इंसान प्राचीन भारत से काफ़ी दूर होता है, मध्यकाल से दूर होता है, लेकिन आधुनिक भारत के संदर्भ में एक सामाजिक स्वरूप के रूप में भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इन चीज़ों को महसूस करते हैं और आज भी महसूस करते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं, तो मध्यकाल को हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, इस बार आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से प्रारंभ होता है। तो देखिए, समझिए और जानिए। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया। अब देखो, कुस्तुनतुनिया जो है, इस कुस्तुनतुनिया पर हो जाता है तुर्कों का अधिकार। एक प्रकार से मैं कहूँ कि मुगलों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जो व्यापारी मार्ग हैं उनको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब यहाँ से कोई भी यूरोपीय, खास करके जो ईसाई वर्ग है, क्योंकि ईसाई है ज्यादातर यूरोप में, तो वो क्या है, व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब व्यापार नहीं कर पाएंगे तो स्थल मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, स्थल मार्ग जो है वो रुक गया। तो उसी के लिए, उस स्थल मार्ग को पुनः चालू करने के लिए क्या किया गया, ये किया गया कि नई खोजों की जरूरत पड़ी। देखिए, कोई भी चीज बंद हो जाती है ना, तो स्वाभाविक है, उसका दुख होता है इंसान को कि हाँ, ये चीज, ये स्थल मार्ग था, ये बंद हो गया। लेकिन आवश्यकता महसूस होती है तो फिर खोजबीन शुरू होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तुर्की का अधिकार हो जाने के कारण भारत एवं यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। और जब अवरुद्ध हो गया, तो अवरुद्ध हो जाने के बाद भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, नए मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई एक चीज बंद हो जाती है तो जिंदगी रुकती तो नहीं है ना, चलती रहती है। तो आपको क्या क्या है, प्रोत्साहन मिलता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ही हुआ यहाँ पे। जब इस मार्ग को, कुस्तुनतुनिया को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, तो भौगोलिक खोजों की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई। चलिए, यहाँ तक आप समझे। तो याद रखना है, ये जो कुस्तुनतुनिया पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तुर्की और बुल्गारिया के मध्य में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तुर्की और बुल्गारिया है, उसके बीच में से ये मार्ग जो है वो जा रहा है, जो कि पहले व्यापारिक कार्यों के लिए क्या होता था, इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल और स्पेन। मैंने दो नए राष्ट्रों का नाम लिया है, एक तो था पुर्तगाल जो सबसे पहले भारत में आए थे, और दूसरे थे स्पेन के लोग। समझना यह है कि सबसे पहले इन्होंने ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी। ना अमेरिका ने की थी, ना भारत ने की थी, ना चीन ने की थी, ना इंग्लैंड ने की थी। इन देशों ने शुरुआत की, और जो शुरुआत पहले करता है उसको तवज्जो मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। अब देखिए, एक नाम है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला हेनरी द नेविगेटर। नाम तुमको याद रखने हैं, केवल इसलिए याद नहीं रखने कि पेपर में आने वाले हैं, नॉलेज के लिए याद रखने हैं। हेनरी द नेविगेटर जो है, ये क्या था, पुर्तगाल का राजकुमार था। अरे कहाँ का राजकुमार था, तो पुर्तगाल का राजकुमार था। इसने प्रोत्साहन दिया। देखो, एक जो खुले मन का इंसान होता है ना, वो नई चीजों को क्या करता है, अपनाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही तो हेनरी द नेविगेटर था, इसने क्या किया था, जो भौगोलिक खोजों थी को प्रोत्साहन दिया। और जो पुर्तगाल के शासक थे, कौन थे, जॉन सेकंड थे। ठीक है, ये तो राजकुमार था, लेकिन शासक कौन थे, जॉन सेकंड थे। जॉन सेकंड ने क्या किया, जॉन सेकंड या जॉन द्वितीय, ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक आदमी था जिसका नाम था बार्थोलोक्यो दियाज। ठीक है, बार्थोलोक्यो दियाज, कुछ पुर्तगाली नाम है तो थोड़े टफ लगेंगे आपको। तो बार्थोलोक्यो दियाज जो था, इसको यात्रा पर भेजा। अब यात्रा पर भेजने का पर्पज ये नहीं था कि सफल होकर ही आना है तुमको, इनको भेजा था कि भाई जाओ और कोई नया मार्ग खोजो, कोई नई जगह खोजो, जिससे हम व्यापार आदान प्रदान जो है वो कर सके। ये पर्पज था पहले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये उस मार्ग से आ रहे थे, तो बीच में क्या पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है। तो अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तमान में तुम सर्च करोगे, केप ऑफ गुड हॉय। ये नाम है केप ऑफ गुड हॉय, छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे आज भी जहाज जो है वो रुकते हैं। इसको पहले क्या बोलते थे, तूफानों का अंतरिप बोलते थे। बहुत ज्यादा तूफान आते थे, जो भी यहाँ से निकल के आता था फंस जाता था, और किसी का भी जो समुद्री मार्ग है वो सफल नहीं हो पाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसको सफलतापूर्वक किया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, केप ऑफ गुड हॉय कर दिया। कब कर दिया, 1487 में कर दिया, 1487 में कर दिया। ये सारी चीजें हो गई। तो फिर वहां से रास्ता निकलता है भारत का। ठीक है, आपको कोई लंबी दूरी तय करनी है तो आप एक साथ उसको तय नहीं कर सकते, उसके लिए ठहराव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ वो किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखो, ये जो 5 मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं,
जिनमें एक नाम आता है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेन और फ्रांसीसी। कितने नाम आते हैं? 5 नाम आते हैं। एक तो है पुर्तगाली, एक है डच, एक है अंग्रेज, एक है डेन, एक है फ्रांसीसी। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, और कई बार तो लोग जो हमसे सीनियर होते हैं वही बताते हैं, चल बताओ कौन कौन सी कंपनियां पहले आई थी। तो देखो पुर्तगालियों का तुमको नाम याद रखना है, ठीक है। पुर्तगालियों का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने खोज चालू की थी, और जो खोज चालू पहले करेगा उसको पहले मिलेगा। देखो डच जो है ना, इसमें 2 नाम आते हैं, डच, और अंग्रेज जो है इसमें कितने नाम आते हैं? 3 नाम आते हैं। तो ऐसे तुमको याद रखना है, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। प्रथम 3 हो गए बिल्कुल। अगला जो 2 बचते हैं, डेन और फ्रांसीसी, ठीक है। जो बाकी के 2 बचते हैं, डेन और फ्रांसीसी, ये क्या आए थे? लास्ट में आए थे। तो प्रथम 3 को याद हो गए होंगे, पहले पुर्तगाली थे, दूसरे डच थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे और फ्रांसीसी थे। स्पेनिश आए थे लेकिन वो चाइना चले गए, उनका भारत में व्यापार रहा नहीं। अब देखो यहाँ मैंने नीचे कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, उन कंपनियों का नाम और उन कंपनियों की स्थापना वर्ष कितनी थी। कई बार पूछा जाता है कि जो हॉलैंड की जो कंपनी है, उस हॉलैंड की कंपनी का नाम जो है वो क्या था? वेरिगिंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, ठीक है। क्या नाम था? वेरिगिंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी जो था, ये हॉलैंड की कंपनी थी। इस हॉलैंड की कंपनी कब स्थापित हुई थी? तुमको याद रखना है, 1602 में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी, ठीक है। अब देखो इसको, जो पुर्तगाली है इसको रहने देना। इसके बाद इंग्लैंड की जो कंपनी आती है उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? वो कब स्थापित हुई थी? 1599 में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। इसके बाद आती है इंग्लैंड की कंपनी जिसका नाम है वेस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक नाम याद रखना, जो डेनमार्क की जो कंपनी है इसका नाम भी क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। दोनों की दोनों जो कंपनी है उनके नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इंग्लैंड और डेनमार्क, इनका नाम याद रखना, लेकिन साल में अंतर है, ठीक है। ये 1599 में स्थापित हुई थी, ये 1616 में स्थापित हुई थी, लेकिन कंपनी का क्या है? नाम समान है, दोनों का नाम जो है वो एक है, इंग्लैंड प्लस डेनमार्क। अब देखो फ्रांसीसी जो कंपनी थी, इसका नाम फ्रांसी भाषा में है कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल लेस। क्या नाम है? वापस देख लीजिए, कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल लेस, ठीक है। एकमात्र कंपनी जिसका नाम फ्रांसीसी भाषा में है। कब स्थापित हुई थी? 1664 में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। और सबसे लास्ट में स्वीडन कंपनी थी। इस कंपनी का कोई मतलब नहीं था वैसे, तो ये 1731 में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। जब आई थी, जब सारी कंपनियां क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। तो ये तुमको क्या रखना है? याद रखना है। अब देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है, पुर्तगाली कंपनी। ऐसी कंपनी जो सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में गई थी, कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है पुर्तगाली कंपनी जिसका नाम है एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम है? एस्तादो इंडिया इसका नाम है। और ये 1498 में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। और एक बात याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए थे? तो सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे, ठीक है। तो यहां तक तुमको ये सारी चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होते हैं पॉइंट। लिख तो हर कोई सकता है, भाषा हर कोई बना सकता है, लेकिन पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज हो गई कारण, ठीक है। आप कहोगे किस चीज का कारण हो गया ये? तो ये हो गया कि यूरोपियों को क्यों जरूरत पड़ी नए व्यापारिक मार्गों की, क्योंकि उनके जो मार्ग हैं वो बंद हो चुके थे। इसलिए ये कारण है कि जो कुस्तुन दुनिया था इस पर 1453 में क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। दूसरा कारण था, अधिकार हो जाने के बाद भौगोलिक खोजों के लिए क्या हुआ? भौगोलिक खोजों के लिए नए मार्गों के प्रयास शुरू हुए थे। और जो यहाँ के राजकुमार थे, हेनरी दा नेविगेटर, इन्होंने क्या किया था? इस चीज को प्रमोट किया था, प्रोत्साहन किया था। तो उम्मीद है ये जो बताया है ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। आगे ये देखना है, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। तो देखिए पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली जो कंपनी थी ना, इस्तादे दा इंडिया, इसका नाम जो है तुमको याद रखना है। नाम क्या है? इस्तादे द इंडिया क्या है? इसका नाम है। अब देखो वास्को डी गामा जो है ना, ये सबसे पहले आया था। और कैसे आया था? ये समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। वास्को डी गामा केवल पुर्तगाली नहीं था, पहला यूरोपीय यात्री भी था, ठीक है। तो ये भी तुमको याद रखना है कि प्रथम पुर्तगाली भी था और प्रथम यूरोपीय यात्री भी था, तो दोनों था। ये भी पूछा जाता है कि पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो वही वास्को डी गामा था।
और पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो भी वास्को डी गामा था। अब देखिए आगे की स्टोरी, ये अकेला नहीं आया था, एक व्यापारी था अब्दुल मनीक नाम का, ठीक है, क्या नाम था उसका नाम था अब्दुल मनीक। और जब ये आ रहा था उधर से अरब के रास्ते हुए आ रहा था ये, तो ये उसी के पीछे पीछे चल दिया, ठीक है, उस व्यापारी के पीछे पीछे लग गया कि भाई ये व्यापारी कहाँ जा रहा है, निश्चित ही किसी धनवान देश का व्यापारी होगा, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो झूठ ज्यादा बोलते हैं। देखो भाई भारत तो सोने की चिड़िया है, ये है भला है, सोने की चांदी की खाने हैं, इतना पैसा है उतना पैसा है, तो उसी के पीछे लग गया था। तो उस व्यापारी का नाम याद रखना है अब्दुल मनीक, ये गुजराती व्यापारी था, पथ प्रदर्शक इसको बोल सकते हैं। तो इसी की सहायता से कहाँ पे आया था, इंडिया में आया था। तो ये नाम तुमको याद रखना है, अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉलेज पर्पज से आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा किसे फॉलो करते हुए भारत आया था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है पद प्रदर्शक, मार्ग बताने वाला। अब देखो जब वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाल के शासक कौन थे उस समय, इमैनुअल थे। किसी ने भेजा तो होगा ना उसको, ऐसा थोड़ी खुद ही थैला उठा के आ गया हो। तो जो वास्को डी गामा है उसको किसने भेजा था, इमैनुअल ने भेजा था, इमैनुअल महोदय ने इनको भेजा था। अब देखो तिथि पर आते हैं, तो 17 मई 1498 को ये कहाँ पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, ठीक है, याद रखना है कहाँ पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। और देखो एक यहाँ के राजा थे जमोरिन। देखो वास्तव में जो जमोरिन होती है वो क्या होती है, उपाधि होती है, ठीक है। तो जमोरिन नामक जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, इनका स्वागत किया था। और जब इनका स्वागत किया तो जो अरब के व्यापारी थे, देखो मैंने तुमको पहले बताया था सेकंड ईयर में कि जो ये यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे पहले कौन थे, अरब व्यापारी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका विरोध किया था। ये कहा था कि भाई तू यहाँ पे क्यों आ गया है, क्या जरूरत है, इतनी दूर से आया है यूरोप से। तो इसको विरोध का सामना भी करना पड़ा था। दोनों चीज याद रखनी है, जमहूरियत ने स्वागत किया तो अरब व्यापारियों ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए वास्को डी गामा लौट जाता है, लेकिन लौटने से पहले क्या लेकर गया था यहाँ से, काली मिर्च, या इसको बोलते हैं मसाले लेकर गया था, ठीक है। क्या लेकर गया था, काली मिर्च या मसाले जो है वो भारत से लेकर गया था। तो ये बात भी तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो ये बात भी तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। काली मिर्च लेकर गया था, और इन काली मिर्चों को इसने क्या किया था, अपने देश के अंदर जाकर 60 गुना ज्यादा भागों में बेच दिया। जो काम वो 100 रुपए का करने वाला था, उस काम को मालूम है कितने में जाके किया, 6000 रुपए में जाके किया। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जब वहां के लोगों ने सुना कि भाई ये काली मिर्च लेके आया और काली मिर्च ले जाके यहाँ पर बेच दी, अच्छा तो आप लोग ये सोचोगे कि काली मिर्च लेकर क्यों गया था, ऐसा क्या है काली मिर्च मसालों में। देखिए जो यूरोपीय कंट्री है ना, वो कैसी रहती है, ठंडी रहती है, और वहाँ पे जो खाने का सामान होता है वो किससे जीवित रहता है, तो मसालों से जीवित रहता है। तो बिल्कुल वहाँ पे मसाले ही चीजें होती नहीं, ठीक है, बर्फ के अंदर आप मसाला थोड़ी उगा दोगे। तो वहाँ पे क्या है, इन चीजों की, मसालों की कमी होती है। तभी तो हमारे यहाँ इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, MDH है, बाबा रामदेव बना रहा है बहुत सारी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मसाला होता है। तो ये 60 गुना ज्यादा भागों में क्या किया गया, उसको बेच दिया गया। तो इससे क्या हुए, बाकी के जो यूरोपीय यात्री हैं वो इधर प्रभावित हुए, उन्होंने कहा था हम भी ये काम करेंगे। तो इससे एक मैसेज सेंड हुआ भारत के अंदर व्यापार करने का। देखो 1502 में ये वापस आया, ठीक है, 3 बार आया था वास्को डी गामा भारत में, तो याद रखना है आप लोगों को। तो ये कब आया था, 1502 में दूसरी बार भारत आया था। और याद रखना है इसी समय 1500 में एक यात्री आया था जिसका नाम था पेट्रो अल्ब्रेच। ये दूसरे नंबर का पुर्तगाली व्यापारी था वैसे, क्योंकि पहला वास्को डी गामा है, चाहे वो 2-3 बार भारत आया हो, लेकिन दूसरे नंबर का पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है पेट्रो अल्ब्रेच जो था ये दूसरे नंबर का व्यापारी था जो इंडिया आया था, ठीक है। अब देखिए अंतिम यात्रा थी इसकी 1524 में। 1524 में जब ये भारत आया था तब इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1524 में जब ये भारत आया था तब इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहां पे हुई थी, कोच्चि में हुई थी। तो याद रखना है कोच्चि में ही इसको दफना किया गया। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत में आया था और यहीं पे क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और कोच्चि में क्या किया गया, दफना दिया गया। इसलिए पुर्तगालियों के लिए कोच्चि शहर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहोगे कैसे, तो देखो 1503 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है, ठीक है, क्या है, इसको फैक्ट्री भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो कभी कोठी या फैक्ट्री तो एक ही मतलब होता है, स्थापित की और पहला किला बनवाया। तो इसलिए कोच्चि जो शहर है वो क्या है, फेमस है। पहली कोठी यहाँ पे स्थापित हुई और पहला दुर्ग या पहला किला भी यहीं पे स्थापित किया। और वास्को डी गामा की मृत्यु भी क्या हुई,
यहीं पर हुई। तो इसमें याद कर लेना 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी और जो उनका दुर्ग था वो क्या किया, यहाँ पे स्थापित किया। मेन पॉइंट 1505 में, ठीक है, 1505 में दूसरी जो इन्होंने कोठी स्थापित की थी वो कहाँ की थी, कन्नानूर में इन्होंने अपनी दूसरी जो कोठी है उसको क्या किया था, स्थापित किया था। तो देखो ये बेस है पुर्तगालियों के व्यापार का, उनके द्वारा स्थापित की गई प्रमुख फैक्ट्रियों का। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं, पुर्तगाली यहाँ की कंपनी को बोलते हैं इस्तादे दा इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुर्तगाली कंपनी थी। अब देखो वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे, किससे आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। पहले पुर्तगाली या व्यापारी थे ये, और पहले ही यूरोपीय यात्री भी थे। इसके बाद क्या होता है, एक व्यापारी था अब्दुल मनिक, कहाँ का था, गुजरात का था। इन्हीं के पीछे पीछे पुर्तगाली जो है ये क्या हुए थे, आ गए थे। ये भी बात उनको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, ये पथ प्रदर्शक थे। वास्को डी गामा को भेजा किसने था, तो इमैनुअल ने भेजा था। किसने भेजा था, वहां का शासक कौन था, इमैनुअल था, इसने भेजा था। 17 मई 1498 को कहां पे आए थे ये, कालीकट आए थे। ठीक है, कहां पे आए थे, कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और यहाँ का राजा कौन था, जमोरिन था। उसने क्या किया था, स्वागत किया था, लेकिन विरोध का सामना भी करना पड़ा था। विरोध किसने किया था, तो विरोध यहाँ के जो अरब यात्री थे उनके द्वारा किया गया था। तो वो वास्को डी गामा जब वापस लौटते समय क्या लेकर गया था, काली मिर्च लेकर गया था, काली मिर्च मसाले लेकर गया था। और इनको क्या किया, इनको 60 गुना अधिक दामों में बेच दिया। उससे क्या हुए, जो बाकी के यात्री थे वो क्या हुए, प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा हमें भी व्यापार करना है ऐसा। आगे क्या होता है, 1502 में वापस आया, क्योंकि लालच बुरी वाला होती है। दूसरी बार आया, और इससे पहले एक और आया था 1500 में, पैट्रिक अल्ब्रिज। ये दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था। ठीक, 1524 में तीसरी बार आया था ये, लेकिन क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में इसको क्या किया जाता है, कोच्चि में दफना दिया जाता है। महत्वपूर्ण दो तिथियां हैं, 1503 और 1505। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो क्या की थी, यहाँ पे स्थापित की थी। कहाँ पे की थी, कोच्चि में की थी। और यहीं पर क्या किया था, पहला जो किला है वो बनवाया था। ये बात उनको याद रखनी है। 1505 में दूसरी जो कोठी है वो कहाँ बनाई थी, कन्नानूर में स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कुछ भी हमने इसमें जो है नहीं छोड़ा है। ऑल इज एबव, जो भी चीजें थी, जो भी पॉइंट थे, उनको हमने क्या किया, शामिल किया है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है वो ये रखना है कि हम इसको क्या है, बिल्कुल ऐसे पॉइंट टेबल लिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको अपनी कॉपी में है व्याख्यात्मक रूप से। मैं कुछ बोल के बताता हूँ आपको। जैसे आपको एक हेडिंग डालनी है, ठीक है, जैसे आपको डालनी है पुर्तगाली कंपनी। जैसे आपने हेडिंग डाली पुर्तगाली कंपनी डाली, तो उसके सामने लिखना है कि यहाँ की जो कंपनी थी उसका नाम था इस्तादे दा इंडिया। अब उसके बाद नीचे से लिखना है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री था। ठीक है, यह अब्दुल मनिक नामक गुजराती व्यापारी के साथ आया था, या उसको फॉलो करते हुए आया था, उसके पथ प्रदर्शन में आया था। वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने भेजा था। किसने भेजा था, इमैनुअल ने भेजा था। और ये 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर जमोरिन नामक व्यक्ति ने क्या किया था, राजा ने इसका स्वागत किया। लेकिन यहां पर इसे अरब जो व्यापारी थे उनके विरोध का सामना भी करना पड़ा। दैट्स ऑल राइट, चलिए समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं पुर्तगाली जो वायसराय है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना अंग्रेजों में, ऐसे ही हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों में। अब देखो पुर्तगालियों में हमको पढ़ना क्या है, पुर्तगालियों में इनके जो पहले जो वायसराय थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा नाम आपको पीछे वाला याद रखना है, इनफ है, काफी है। तो देखिए अल्मीडा जो है, इनका जो वायसराय का जो कार्यकाल है ना वो था 1505 से लेके और 1509 के मध्य। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला 1505 से लेके और 1509 के मध्य। क्या महत्वपूर्ण हुआ, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, देखो ब्लू वाटर पॉलिसी को बोलते हैं शांत जल नीति। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल नीति या नीले पानी की नीति। ये क्या की थी, अपनाई थी। क्या की थी, अपनाई थी। समुद्री मार्गों में शांति बनाए रखने के लिए, उत्पाद ना हो, लड़ाई ना हो, डाकू जो गिरोह हैं वो क्या हैं, जहाजों को ना लूटें। अब देखो इसने केवल जो तटीय प्रदेशों पर अधिकार किया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसके समय तक इनका उद्देश्य क्या था
कि जो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन पर ही क्या किया जाए, अधिकार किया जाए। इसका मतलब यह है कि ये अंदर के भागों पर अधिकार करना नहीं चाहता था। इसने कहा था कि हमारी पावर क्या है, जल है। जल कहाँ पे, समुद्र में है, तो इसलिए हम समुद्र के जो आसपास के किनारे हैं उन पर ही रहेंगे या उन पर ही अधिकार करेंगे। तो ये बात तुमको याद रखनी है। अब देखो एक महत्वपूर्ण काम हुआ था 1509 में। क्या हुआ था कि टर्की की सेना थी, गुजरात की तो मेन सेना थी, और गुजरात की सेना के साथ एक सेना और थी, मिस्र की सेना। ये किसके ऊपर लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे दमन और दीव के ऊपर। ठीक है, तो इसने क्या किया था, संयुक्त सेना बोलते हैं, तीनों की सेना थी इनकी, किस किसकी, टर्की, गुजरात और मिस्र। अब दमन और दीव के ऊपर इनमें क्या हो गई भैया, लड़ाई हो गई। लड़ाई का किस नाम से जानते हैं, तो चावल की लड़ाई के नाम से जानते हैं। किसके लिए हुई, दमन और दीव के लिए हुई। तो दमन और दीव के लिए चावल की लड़ाई हुई, इधर दमन और दीव। ठीक है, और इन तीनों की संयुक्त सेना को हराने के बाद क्या कर लिया जाता है, दमन और दीव पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। क्योंकि इनकी रणनीति थी समुद्र के आसपास के इलाकों पर क्या करना, अधिकार करना, अंदर नहीं जाना, केवल तटीय भागों पर। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, जो दमन द्वीप है, गुजरात तो मुख्य है, वहां पे गुजरात की सेना तो मुख्य थी, तो इसलिए उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, ये इनके जीवन के 2-3 महत्वपूर्ण काम थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला जो आता है वो आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क नाम मिलता है इनका 1509 से 1515। पीछे का नाम याद रखना, अल्बुकर्क तो पहले कौन थे, अल्मीडा थे, दोनों के नाम अच्छे हैं। 1505 से 1509 ये रहे थे, 1505 से 1509, 1509 से 1515। ठीक है, यानी कि इन्होंने 4 साल शासन किया था और इन्होंने 6 साल शासन किया था, 4 और 2 6। देखो पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके समय पर ही पुर्तगाली सेना जो है वो सुदृढ़ हुई थी और इनकी शक्ति का क्या हुआ था, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था इनके समय। क्योंकि ये क्या चाहते थे, एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। किस बात का एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, तो व्यापार का एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, आगे लिख लेना, व्यापार का एकाधिकार। इसका एकाधिकार, व्यापार का जो एकाधिकार है वो स्थापित करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है। 1510 में इन्होंने क्या किया, बीजापुर के शासक थे, क्या नाम था, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, आगे का नाम याद रखना है, यूसुफ आदिल शाह, क्योंकि आदिल शाह तो बहुत हुए थे। तो यूसुफ आदिल शाह जो है, इनको इन्होंने क्या किया, परास्त कर दिया। कहाँ के शासक थे, बीजापुर के थे। कब परास्त किया, 1510 में। बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने क्या किया था, उससे गोवा छीन लिया, क्योंकि गोवा किसके अधीन आता था, बीजापुर के अधीन आता था। अब समझ में आ गया पुर्तगालियों को गोवा कैसे मिला था, और सबसे लास्ट में यहीं से गए थे ये। इन्होंने 1530 में भारत में पुर्तगाली व्यापार की राजधानी बना दिया, किसको, गोवा को। तो अच्छा, कोई पूछेगा कि पुर्तगालियों के व्यापारिक राजधानी क्या थी, तो गोवा थी। गोवा को राजधानी कब बनाया, 1530 में बनाया। छीना कब था, 1510 में छीना था, यानी 20 साल के बाद इसको क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। इससे छीना था, बीजापुर से छीना था। यूसुफ आदिल शाह जो हैं उनसे इसको छीना था। चलिए अब देखो, इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। आप लोगों को क्या मतलब है इसका, प्रोत्साहन देने का क्या मतलब है, प्रोत्साहन देने का मतलब यह है कि इन्होंने पुर्तगाली जो लड़के थे उनको ये कहा था कि तुम भारत में आके क्या करो, शादी करो। यानी कि जो सैनिक थे उनको कहा था कि भारत में आके तुम क्या करो, शादियां करो। उससे क्या होगा, उससे होगा कि पुर्तगालियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, पुर्तगाली जो लोग हैं उनकी जनसंख्या तेजी से, आप मुस्लिम लोग देखते हो ना, मुस्लिम लोगों में जनसंख्या पॉपुलेशन क्यों ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि कोई किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12। मुमताज महल कैसे मरी थी मालूम है, मात्र 14वें बच्चे को जन्म देते समय वो मर गई थी। तो बिल्कुल महिलाओं से विवाह करने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहन किया था। एक अच्छा काम किया था इन्होंने, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये कहा था अगर कोई महिला का पति मर जाता तो मर जाने दो ना, दूसरी शादी कर लो। हमारे बहुत सारे सैनिक है, किसी से भी शादी कर लो, मरने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। कहा था पति मर जाए तो मर जाने दो, नेक्स्ट है दूसरा, है दूसरा मर जाए तीसरा, तीसरा मर जाए चौथा, करती रहो शादी, कोई परेशानी नहीं। तो ये बात याद रखनी है। किसने ये नियम लागू किया था, अल्बुकर्क ने किया था, और अल्मीडा का पहला था। चलो आगे बढ़ते हैं। 1511 में उन्होंने किया था दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत महत्वपूर्ण, हाँ आप लोग सुनते होंगे मलक्का जल संधि आप लोग सुनी होगी। तो देखो मलक्का और हरमुज ये दो महत्वपूर्ण मंडियां थी, जिनको बोलते थे व्यापारिक मंडी। तो इन पर क्या किया था, अधिकार किया था। 1515 में भारत में सबसे बड़ी पुर्तगाली समुद्री शक्ति के रूप में पुर्तगाली स्थापित हो चुके थे। कहते ना मैं, दो चीजें कभी स्थायी नहीं होती, एक सुंदरता और एक सत्ता। ठीक है, सुंदरता कुछ
5-6 साल, 10 साल, 15 साल रहती है, उसके बाद खत्म, कोई नहीं पूछता। उसके जैसे ही तो ऐसे ही पुर्तगाली शक्ति जो है वो अंग्रेजों से पहले सबसे बड़ी शक्ति थी, उसके बाद ब्रिटेन आता है। सबसे पहले कौन था पावर में? पुर्तगाली थे। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा। ये इसके क्या हो गए, 2 महत्वपूर्ण वायसराय हो गए, और इन 2 महत्वपूर्ण वायसरायों के समय जो महत्वपूर्ण काम हुए थे वो भी हो गए। ठीक है, तो इनको हेडिंग बना के अच्छे से लिखना है। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, इनका शासनकाल 1505 से 1509 रहा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को साफ देकर मतलब एक यूज भी किया जाता है शांत जल नीति के तहत, यानी कि जो जहाज चल रहे हैं उन पर समुद्री जो लुटेरे हैं उनके क्या ना हो, आक्रमण ना हो, दूसरे उनको लूटे ना। इसके अलावा इन्होंने तटीय प्रदेशों पर अधिकार किया था, भारत के अंदर क्षेत्रीय भाग पर अधिकार नहीं किया था। 1509 में टर्की, गुजरात और मिस्र की जो संयुक्त सेना है, इसको कहाँ की लड़ाई हुई थी? चावल की लड़ाई हुई थी। किसके लिए हुई थी? दमन और दीव के लिए हुई थी। इसमें परास्त किया था। अगले आते हैं अल्बुकर्क 1509 से 1515। इन्हें माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। इन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने उनसे गोवा छीन लिया था, और 1530 में इसको क्या बना दिया, राजधानी बना दिया गया। लेकिन ये थे नहीं, ये 1515 में थे, लेकिन 1530 में क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। इन्होंने महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो व्यापारिक मंडी है, इस व्यापारिक मंडी पर अधिकार करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, और पुर्तगालियों का जो मनोबल है उसको बढ़ाया था और एक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। क्योंकि इनका जो टाइम है 1515 में मर गए थे, तो भारत में सबसे बड़ी पुर्तगाली समुद्री शक्ति जो है वो बन के उभरे थे इनके शासनकाल में। तो इनका शासनकाल क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पुर्तगाली दृष्टिकोण से। ठीक है, तो दोनों के दोनों नाम तुमको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले जो गवर्नर हुए थे उनका नाम था नीनू डी कुन्हा। ठीक है, क्या नाम था इनका? नाम था नीनू डी कुन्हा। इनका जो कार्यकाल था वो 1529 से लेकर 1538। तो आप लोग कहोगे अच्छा 1515 से बीच के कहाँ भाग गए? ठीक है, 1515 से लेकर 29 वाले कहाँ गए? तो जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं, उनका कोई खास योगदान रहा नहीं। तो इसलिए 1529 से लेकर 1538 इनके समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? इनके समय गोवा को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। अच्छा, ये काम किया था क्या? नहीं। इनके समय पर जो सैन थोमा पड़ता है, सैन थोमा कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। हुगली कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। द्वीप में पुर्तगाली बस्तियां क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। तो इन्होंने भी क्या किया था? पुर्तगाली बस्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया था। 1534 में इन्होंने क्या किया था? चटगांव और सतगांव, नाम सुना होगा ना बांग्लादेश में। तो चटगांव और सतगांव में क्या किया था? व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली थी। ठीक है, मैंने आपको बता दी कोची वाली वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है 1534 में चटगांव और सतगांव में क्या किया था? उन्होंने व्यापारिक फैक्ट्री जो है वो क्या की थी? स्थापित की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनका उद्देश्य क्या था। जैसे मुगलों के उद्देश्य रहे हैं, अरबों के उद्देश्य रहे हैं, तुर्कों के उद्देश्य रहे हैं, तो इनका क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य तुमको याद रखना है, अरबों के व्यापार को समाप्त करना। तुमको याद है ना, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो किसने विरोध किया था? अरबों ने ही विरोध किया था। तो उन्होंने कहा था कि भैया हम इनके व्यापार को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बिल्कुल मिटा देंगे अरबों को भारत से। और इन्होंने बिल्कुल यही किया। दूसरा काम होता है ईसाई धर्म का प्रचार। देखो, कोई किसी भी धर्म का राजा हो, ठीक है, जैसे मुस्लिम आए तो उन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया, बौद्ध तो बौद्ध, जैन तो जैन, अंग्रेज तो इस्लाम, वो जैन वो ईसाई धर्म। लेकिन पता भारतीयों में क्या था? भारतीय कभी हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते थे। भारतीय जो है वो करते थे या तो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे या वो शैव धर्म का प्रचार करते थे, यानी कि जो धर्म के अंदर की जो ब्रांचेज है ना उनको वो प्रचारित करते थे। तो देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार करना और व्यापार पर क्या करना? एकाधिकार करना। आगे देखो, कार्ड्स पद्धति। ठीक है, ये जो कार्ड्स पद्धति है ना, इसको थोड़ा समझ लेना, काम की चीज है। कार्ड्स पद्धति को बोलते हैं आर्मेड काफिला। अच्छा, आप लोग कहोगे ये नाम तो पता नहीं, ये नाम और आ गया। तो देखिए, ये क्या था? एक कार्ड होता था। इस कार्ड को क्या है, जो जहाज चलते थे समुद्र के अंदर उनको दे दिया जाता था। अगर जिन जहाजों के पास कार्ड हैं वो कार्ड वाले जहाज ही समुद्र के अंदर चल सकते थे। क्या मतलब? इसका मतलब साफ सा यह है कि जिन जहाजों के पास कार्ड हैं वही इंडिया के आसपास क्या कर सकते थे? घूम सकते थे। तो और जो नहीं लेते थे उनका क्या होता था फिर? तो जो नहीं लेते थे उन्हें गिरा दिया जाता था समुद्र के अंदर। ठीक है, उन जहाजों को क्या किया जाता था? डुबो दिया जाता था। तो याद रखना है, कार्ड्स पद्धति या आर्मोड काफिला
ये क्या था, अरबी जहाजों को अनुमति प्रदान करना और जो भारतीय जहाज है, क्योंकि हमारे आसपास दो ही लोग व्यापार करते थे, अरबी जहाज और भारतीय व्यापार, और तो कोई उस समय था नहीं। तो ये क्या है, जहाजों को अनुमति देने वाला एक पत्र था। तो आप लोग सोचोगे क्या सबके लिए था, तो इसका उत्तर है हाँ, सबके लिए, हाँ, यहाँ तक कि अकबर के लिए भी। ठीक है, तो अकबर ने भी इनसे क्या ली थी, परमिशन ली थी कार्ड्स पद्धति से अपने जहाज समुद्र में चलाने के लिए, भारत के आसपास अपने व्यापार के जहाज चलाने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति प्राप्त हुई थी। ठीक है, अकबर का अधिकार जो था वो देश के अंदर के क्षेत्रीय भागों पर था, समुद्र के अंदर नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात, अकबर ने खंबात की खाड़ी में सबसे पहले क्या किया था, इनसे मुलाकात की थी। किनसे, पुर्तगालियों से। तो ये भी बात तुमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को मध्यकाल पढ़ाया था, गुजरात विजय अभियान पढ़ाया था ना, 1572 पढ़ाया था ना। चलिए, तो उसी समय की बात है। अगली बात करते हैं 1632 में शाहजहां ने क्या कर दिया, शाहजहां का एक आदमी था, क्या नाम था उसका, नाम था कासिम खान। ये कौन था, ये था उस समय बंगाल का गवर्नर। अच्छा, तो इसने क्या किया था, इसका विवाद हो गया किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ, और इसने पुर्तगालियों की कर दी कुटाई, और उनसे जो हुगली बंदरगाह है, इस हुगली बंदरगाह को छीन लिया था। यानी कि पुर्तगालियों की नकारात्मकता क्या हुई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। देखिए, जब भी कोई नया नेता होगा या नई कंपनी होगी, वो अच्छे से प्रचार करेगी, देखो अब ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, फलाना ठिकाना, इसके साथ ये फ्री वो फ्री। तो वो जो कंपनी नहीं होती है, तो वो कंपनी क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है बहुत जोरों से। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे वो कंपनी स्थायी हो जाती है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही पुर्तगालियों के साथ हुआ था। इन्होंने क्या किया था, शुरू में तो ये सारी मीठी मीठी बातें करके परमिशन ले ली, लेकिन बाद में उसका व्यवहार बदलने लगा, तानाशाही होने लगा। तो फिर भारतीय जो लोग थे उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया, और कासिम खान ने हुगली बंदरगाह से छीन लिया। उसके बाद क्या किया था, औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब से सभी परिचित हैं, दिमाग बिल्कुल खराब रहता था ऑल टाइम। इसने जो चटगांव का जो बंदरगाह है ये छीन लिया था। चटगांव को पुर्तगाली भाषा में बोलते थे पोर्टो ग्रांडे, इसका मतलब होता है महान बंदरगाह, ग्रेट बंदरगाह। ठीक है, तो ये एक शुरुआत है पुर्तगालियों के भारत में पतन की। ठीक है, आपने देखा कि वो किस प्रकार से 1509 के बाद बढ़े थे, और 1515 में उनका सबसे श्रेष्ठ काल था। लेकिन धीरे धीरे उनका काल क्या होता है, गिरने लग जाता है, और जो भारतीय शासक हैं वो उनके खिलाफ क्या करना शुरू कर देते हैं, कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये थे नीलू डी कुन्हा के बारे में, याद रखोगे ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं इसके संदर्भ में कि पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि उन्होंने क्या किया। देखिए क्या किया, सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू लेके आए। ठीक है, सभी परिचित है। इसके बाद अफीम कौन लेके आए, पुर्तगाली लेके आए। काजू कौन लेके आए, पुर्तगाली लेके आए। अनानास एवं लाल मिर्च की जो खेती है, लाल मिर्च की खेती भी कौन लेके आए, पुर्तगाली लेके आए। प्रिंटिंग प्रेस, सब परिचित है प्रिंटिंग प्रेस से। 1556 में कहां पे आई, गोवा के अंदर। तो इनको क्रम से लिख लेना आप लोग, क्या क्या चीजें लेके आए, तंबाकू, अफीम, काजू, अनायास, लाल मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में क्या लेके आए थे ये, यांत्रिक घड़ी। तो 5 से 6 चीजें हैं जो पुर्तगालियों ने भारत को दी। ठीक है, इनमें अक्सर जो खेती है ये कई बार पूछी जाती है। अब देखो पुर्तगालियों के पतन के कारण स्वाभाविक है, जो चढ़ता है वो गिरता भी है। अब देखो 1588 में इंग्लैंड ने क्या किया, स्पेन और पुर्तगाली जहाजों को क्या किया, पराजित कर दिया था। जहाजी जो बेड़ा था उसका नाम था अल्मेडा। तो 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन और पुर्तगाली जहाजों को परास्त कर दिया, और उनका जो भ्रम था जीतने का, जो 1515 में अजय थे, वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। ठीक है, समय के साथ शक्ति का पतन हो जाता है। अब बाद में क्या हुआ, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन वेग्राजा। ठीक है, क्या नाम था, कैथरीन वेग्राजा था। कहते ना कि पैसा जो होता है वो दो दूरियों को पाट देता है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान से भी कम नहीं होता। तो कैथरीन वेग्राजा जो है, इसने क्या किया था, यहाँ के जो राजकुमार थे इंग्लैंड के, क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय या चार्ल्स सेकंड, इनके साथ विवाह कर लिया। इतने सारे सैनिक लड़ रहे थे, बेवजह हड़प रहे थे, मर रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। और जो महत्वपूर्ण शहर है बंबई, इसको 1661 में क्या किया, इंग्लैंड को दहेज में दे दिया, चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया। उससे क्या हुई, पुर्तगालियों की बहुत ज्यादा इमेज खराब हुई। बोले भाई तुम कमाते किसके लिए हो, ये बताओ, दहेज में देने के लिए। ठीक है,
तो इसलिए इनका फिर निरंतर पतन शुरू हो गया। 1739 में रही कसर थी वो मराठों ने पूरी कर दी। मराठों ने क्या किया, इनसे सालसेर और जो बसिंग के क्षेत्र थे वो छीन लिए और धीरे धीरे करके भारत से जो पुर्तगाली हैं वो विदा होने लग गए। वैसे ये सबसे लास्ट तक रुके रहे कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, तो गोवा में 1961 तक क्या हुआ, 1961 तक ये यहाँ पे रहे। उसके बाद भारत सरकार ने इनको यहाँ से क्या किया, भगा दिया। तो ये थे पुर्तगालियों के पतन के कारण, चढ़े और नीचे आके क्या हो गए, वापस समाप्त हो गए। तो पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण कार्य अफीम तंबाकू की खेती, अनायास काली मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस और 16वीं सदी में यांत्रिक घड़ी। पुर्तगालियों का पतन 1688 में इंग्लैंड और स्पेन ने पुर्तगाल के जहाजों को परास्त कर दिया। उसके बाद पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेगराजा का विवाह हो जाता है, दोनों के संबंध अच्छे हो जाते हैं। इसलिए भारत से धीरे धीरे क्या हुई, पुर्तगाली व्यापार क्या हुआ, सिमटता चला गया और अंततः जाके खत्म हो गया। और फिर भारत में किसकी सत्ता आती है, अंग्रेजों की। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे, किनको पढ़ेंगे, डचों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो डचों को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंग्रेजों को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बताना है आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, क्या आपके सवाल जवाब हैं, आपके सवाल जवाब जो भी हैं वो मुझे रिटर्न करके लिख के मुझे भेजने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।